बताइए कि आप चुनाव लड़ते हो, इतना बहुत सारे खर्च होता होगा, कैसे मैनेजमेंट करते हैं? पैसे कहाँ से लाते हैं चुनाव लड़ने के लिए? कुछ प्रोवाइड करता है। मैं अगर सिंपल पर्ची भी बांटूंगा अपने यहाँ पे तो बाइक से अंदर 4 पुलिस वालों को 4 गार्ड को भेजेगा मुझे उठाने के लिए वहां से। ये इतना डेमोक्रेटिक कैंपस है। इसकी कैंपस की लोग खा रहे हैं ये लोग। ये फर्जी मुद्दा है कि आप देखिए, अगर मान लो हॉस्टल सबके लिए होंगे तो मेट्रो की जरूरत होगी। बहुत मजबूत रहा है जेएनयू में छात्र आंदोलन, बहुत मजबूत रहा है। कन्हैया कुमार बात करेंगे इस पर ही आई एम विद्रोही। विद्रोही जिंदा है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील भरतवंशी, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी मस्ती में। दोस्तों, राजनीति हमारे जीवन का अहम हिस्सा है और इस विषय पर जानने के लिए आज हमारे पास गेस्ट है आशुतोष सिंह बौद्ध विद्रोही। तो नाम थोड़ा कठिन है बट बहुत बढ़िया नाम है। नाम का मीनिंग भी हम समझेंगे। तो देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्रों की समस्याओं को सुनते हैं और इनका समाधान करते हैं, छात्रों की समस्याओं को समाधान करते हैं। तो टाइम निकालने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए तथा राजनीतिक यात्रा के बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। मेरा नाम आशुतोष है। पूरा नाम आशुतोष सिंह बौद्ध है और उससे भी ज़्यादा इस कैंपस में और एक पॉलिटिकल स्पेस में और अपने कामों की वजह से विद्रोही के नाम से जाना जाता हूँ। विद्रोही हाँ, आशुतोष सिंह बौद्ध, जिसके आशु विद्रोही, आशुतोष विद्रोही शॉर्ट फॉर्म में लोग मुझे बोलते हैं। तुमने बताया कठिन है, कठिन नहीं, थोड़ा बड़ा है। हाँ। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं आपसे, विद्रोही जो लास्ट में आप नाम कब से लगाना स्टार्ट कर रहे हैं? विद्रोही आई थिंक 5-6 साल हो गए। 5-6 साल? 5 साल मैंने, हाँ 5 साल हो गए। 5वां साल चल रहा है, 6 साल देखना पड़ेगा। हाँ, ऐसा क्या आया विचार की विद्रोही नाम के आगे लगाना पड़ा आपको? इस कैंप मुझे लगता है कि जब मैं बताता हूँ, जब मैं इस कैंपस में और एक बहुत ही नॉर्मल परिवार से निकल के एक छात्र अपने यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से स्पेस में आता है, तो वहाँ चीजें पता चलती है पढ़ते लिखते कि चीजें बहुत बेकार है, स्थिति बहुत बेकार है। क्योंकि बहुत शुरू से मुझे पढ़ने का बहुत शौक रहा है। हमेशा से मेरी राजनीति या फिर हमारी राजनीति या फिर राजनीतिक जीवन कह लो उसको, या फिर पढ़ाई लिखाई संघर्ष कह लो, मुझे शुरुआत हुआ वो पढ़ लिख कर ही हुआ। मतलब आप देखेंगे कि मैं बचपन से पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा हूँ, खासकर आफ्टर 10th के बाद तो और ज्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम निकाले थे। हाँ, बहुत पहले से ही घर में एक चीज सिखाई गई थी, और घर जहाँ से ड्राइव होता है कि एजुकेशन तुम्हारा मुख्य हथियार है, इसके बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीजें स्पोर्ट्स में था मैं, लेकिन फिर ये चीजें समझ आई कि स्पोर्ट्स में जगह तो नहीं मिल सकती। तो एक तुम्हारे पास जो तुम खुद से कर सकते हो वो पढ़ाई है। तो पढ़ते लिखते, बात समझते हुए, देश दुनिया को समझते हुए, तब पता चला कि स्थिति तो भयंकर है, स्थिति तो बहुत कठिन है। खासकर जब एक दलित परिवार से तुम आते हो, एक ऐसे परिवार से आते हो जो बहुत ही जिसको सदियों से परिवार, एक ऐसी आइडेंटिटी से आते हो, शोषण हुआ है, इस बैकग्राउंड से आते हो कि जहाँ सदियों से स्थिति बहुत बेकार रही है। बहुत बेकार क्या, अंबेडकर और काशीराम साहब उसको वर्स देन दी ब्लैक्स बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति जब रही जीवन में, तो चीजें समझने लगे। समझ के जब पता चला कि यहाँ तो विरोध करना बनता है, इसलिए यहाँ तो इन सब चीजों को, जो बेकार चीजें हो रही हैं, उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाना बनता है। क्योंकि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हम ऐसे पब्लिक संस्थान के और दिल्ली में पढ़ते हैं जब बहुत सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द हो रही होती है, तो हम उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते, क्योंकि चीजें बहुत पहले समझ आने लगी थी। जब चीजें समझ लगती है उसके बावजूद भी तुम इग्नोर करने लगते हो, तुम मुर्दा इंसान होते हो। तो हमने अपना जिंदा रहने का तरीका सुना, जिसमें एक बहुत फेमस भी स्लोगन है मेरे लिए खासकर, कि विद्रोही जिंदा है। विद्रोही जिंदा है। तो वहीं से कि मैंने वो टाइटल मेरे कुछ साथियों ने मुझे दिया, बाद में उसको मैंने खुद से रिक्लेम किया, यस आई एम विद्रोही। और मैं अब यहाँ से अपना विद्रोह, अपना संघर्ष स्टार्ट करता हूँ, जिसको एक स्ट्रगल के तौर पे इस देश दुनिया के सामने लेके आना चाहता हूँ और संघर्ष करना चाहता हूँ, क्योंकि स्थिति बहुत बेकार है और संघर्ष करना इसलिए जरूरी है। जैसे चंद्र भीम आर्मी के अभी संस्थापक भी कह सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण। ये रावण क्यों लगाते हैं, बता सकते हैं? वो तो चंद्रशेखर भाई आप तो अच्छे से बता पाएंगे, बट हाँ जितना हम सुने उनको, एक उनका आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ, तो शायद उन्होंने वहां से वो लिया है। बट ज्यादा
अच्छे से वो तुमको अच्छे एक्सप्लेन कर पाएंगे, जरूर जाइएगा उनके पास। टाइम देंगे तो जरूर जाएंगे। तो जैसे आपने विद्रोही शब्द का मीनिंग बताएं, क्यों लगा मेरे नाम के आगे, तो आप ये बताइए छात्र नेता बनने का विचार कैसे आया कि हमको छात्र नेता में ही जाना है? देखो, छात्र नेता ऐसा कुछ मैं अपने आप को समझता नहीं हूँ। मतलब मैं क्योंकि यहाँ पे छात्र हर तरीके के छात्र आते हैं, और मेरे एक बहुत बड़े संघर्ष के बाद एक चीज बहुत बहुत अभी पता चली कि छात्र यूनिटी ऐसी कुछ चीज भी नहीं होती। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, जो चीजें गलत हो रही है उसके खिलाफ लड़ता हूँ, और एक जनता में हम काम करते हैं जिस काम के वजह से हमको जान पहचान लोग जानते हैं। तो छात्र नेता बनने का ऐसा कुछ सपना या ऐसा कुछ उम्मीद तो नहीं लेके आए थे। एक चीजें बहुत बेकार हुई, चीजें ठीक नहीं चल रही थी कुछ, बस उसका विरोध करना स्टार्ट किया। इस पहले मैंने समझाया, जैसे जब मैं कैंपस में आया सबसे पहली बार, तो उसके बाद तुरंत कोविड हुआ। ग्रेजुएशन कहाँ से? ग्रेजुएशन मैं सत्यवती कॉलेज से किया हूँ। मैं भी बताऊंगा मैं पढ़ाई का मेरा बैकग्राउंड क्या है। बट मैं कोविड में, उसके तुरंत बाद कोविड हुआ। कोविड में सब कुछ आफ्टर एक वेव के बाद सेकंड वेव आई। सेकंड वेव में हम लोग सब कुछ ठीक चल रहा था, बिजनेसमैन का बिजनेस ऐसे चल रहा था, अडानी अपने शेयर्स सबसे ऊपर छू रहा था, सारी कंपनीज चल रही हैं, सारी एक व्यवस्था आरएसएस बीजेपी की जो चल रही है वो चल रही है। लेकिन क्या हमारे कैंपसेस बंद है, तुम्हारा एक तरफ सब कुछ चल रहा है लेकिन हमारे यूनिवर्सिटी बंद है, हमारी लाइब्रेरी बंद है। तो उसके खिलाफ एक आंदोलन चला कि यार हमको हमारी क्लास चाहिए, हमें पढ़ने आए। अगर 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, अगर 3 साल में 2 साल में ऐसे काट दिए हैं, ऐसी चीजें बेकार हो चुकी है, तो हमको कम से कम कुछ समय बचा उसको पढ़ने दीजिए। तो उसके खिलाफ सबसे पहला 2018 से शुरुआत है। लेकिन कैंपस दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात बताऊं तो ये चीजें सबसे पहले हुई, तो इसके खिलाफ अपनी आवाज उठाई। तो मुझे लगा अभी तो आगे और कुछ, और उस स्ट्रगल, जब तुम संघर्ष कर रहे हो, आंदोलन कर रहे हो, तो उस बीच में बहुत कुछ सीख रहे होते हो। खाली वो एक प्रोटेस्ट, एक आंदोलन का जब रूप ले लेता है, उस आंदोलन से बहुत कुछ आउटकम निकल रहे होते हैं। उसमें तुम दुनिया के लोगों को सीख रहे होते हो कि स्थिति परिस्थिति कहाँ से बदल रही है, वो चीज सीख रहे होते हो। तो वहां से वो चीजें जो बेकार हो रही थी, उससे पहले सबसे पहला बताऊंगा 2018 में, आपको याद होगा तो पता नहीं, एक बिल पास हुआ, एक चीज है SC ST वाली, SC ST एक्ट को कमजोर करने की पूरी कोशिश सेंट्रल गवर्नमेंट ने की, बीजेपी RSS लेड गवर्नमेंट ने की। उसके खिलाफ हमारा पहला आंदोलन हुआ कि जब 2018 में पहला आंदोलन जिसमें मैंने पार्ट लिया, सबसे पहला आंदोलन मेरा। उस आंदोलन में, क्योंकि उस वक्त मैं कह रहा यार ये तो एक तो बड़ी मुश्किल से चीजें हमको मिली हुई है कि हमको आज भी उस एक्ट के होने के बावजूद भी हर तरीके से एक जातिवाद सहना पड़ता है, चाहे वो कैंपसेस में हो, चाहे वो क्लासेस में हो, या फिर पर्सनल स्पेस में बैठे हुए हो, या कहीं भी किसी भी स्पेस में तुम बैठोगे, किसी भी सेक्टर में तुमको लगे कि कुछ लोग तुमको आके वो फील करा रहे कि तुम ये जाते तुम्हारी। तो 2018 में जो हमको छोटी सी लीगली एक एक्ट मिला हुआ है, आज जिस पे FIR दर्ज करना बड़ी बात हो गई है, तो वो उस एक्ट को कमजोर करने को सीखे। तब पहला आंदोलन मेरा डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद, जहाँ से मैं आता हूँ, वहां शुरू किया। आप मुरादाबाद से? हाँ, मैं वेस्ट यूपी मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरा गाँव संभल जिले में है। तो आपके समक्ष बहुत सारी पार्टियां हैं अभी, चैलेंजेस के रूप में कह सकते हैं, जैसे NSUI हो गया, ABP हो गया। तो इन सब से आप कैसे हैंडल करते हो या देखते हो इस सब को, या पूरे क्रिटिसिज्म करते हो, या कि सिर्फ आपकी आवाज जो है छात्रों की जो समस्या है और उनका समाधान? क्योंकि दिल्ली विश्वविद्यालय एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय, टॉप यूनिवर्सिटी है, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी स्टूडेंट पॉलिटिक्स इस कैंपस में, जैसे JNU हो गया, और दिल्ली विश्वविद्यालय को छोटा सा नंबर पर रख सकते हैं। JNU बहुत प्राइम नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, बहुत जनसंख्या के मामले में देखें या फिर जनसंख्या के मामले में कम है, फिर स्टूडेंट्स के मामले में देखें या फिर बड़ी स्पेस के मामले में, दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत हाईएस्ट यूनिवर्सिटी है। बहुत 6 से 7 लाख स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं, ओपन और रेगुलर बच्चे जो लोग होते हैं। तो इसमें यह है कि NSUI ABP जो लोग हैं, देखिए जब आप हिस्टोरिकल देखेंगे छात्र आंदोलन या आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, जब हमारे आसपास की स्थिति, जब देश की स्थिति बहुत बेकार चल रही होती है, तब उसके खिलाफ आंदोलन चल रहे होते हैं। उस आंदोलन में हिस्टोरिकली भगत सिंह से ट्रेस करेंगे, छात्रों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भी धर्म सुधार आंदोलन चला था, गौतम बुद्ध भी आए थे। उससे वो एग्जैक्टली, और इवन 14वीं शताब्दी में भक्ति मूवमेंट चला। वो सब वही लोग थे, सीख रहे थे, पढ़ रहे थे, जान रहे थे। वो लोग नई नई चीजें सीख रहे होते हैं। और खासकर पब्लिक यूनिवर्सिटी में हमें आइडिया ये होता है कि आप अलग से, मैं कहीं और से हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी इसलिए रेलेवेंट में, कोई
बहुत सारे बच्चे केरला से आते हैं, बहुत सारे बच्चे नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, लद्दाख से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, पंजाब से आते हैं, Almost यूपी से सभी आते हैं, मतलब ऑल ओवर एवरी स्टेट से आते हैं। हम्म, तो यहाँ पर आकर तुमको एक बबल से बाहर निकलकर पूरी दुनिया, पूरी देश का तुमको कल्चर, फॉरेन से भी आते हैं लोग, हाँ, पूरी दुनिया का तुमको कल्चर जानने मिलता है, composite लोग culture, लोग जानने मिलते हैं कि कैसा क्या क्या स्थिति है। तो जब ये शुरुआती जो आंदोलन की शुरुआत में देखेंगे तो छात्र जीवन बहुत सारे महान लोग रहे जिन्होंने आंदोलन करना स्टार्ट किया। लेकिन एबीपी और एनएसयूआई का जो उत्थान हुआ कि भगत सिंह जैसे लोग जब आंदोलन किए तो अंग्रेजों ने उन पे बहुत, उनको फांसी तक चढ़ाया। एक भारत को आजाद कराने की बड़ी लड़ाई में भगत सिंह का बहुत योगदान है और मैं बहुत इंस्पायर था उनसे और हूँ, मतलब अभी तो मैं अम्बेडकर सबसे महान है क्योंकि है, मैं इसका रीजन भी बताऊंगा। तो एबीपी और एनएसयूआई वही लोग हैं, जब जब कांग्रेस पावर में थी, एनएसयूआई का काम ये था कि किसी भी तरीके से जो स्टूडेंट्स की डिमांड है, जो वाकई में स्टूडेंट चाहते हैं कि हमको पढ़ाई जो फ्री में मिलनी चाहिए, किसी भी, क्योंकि एजुकेशन आज के टाइम पे हमारी बेसिक नीड है, जैसे हम पानी पीते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, शिक्षा भी हमारे लिए वैसी चीज है। अगर शिक्षा नहीं होगी तो हम कुछ नहीं है, रहने भोजन नहीं है। कपड़ा मकान, भोजन कपड़ा मकान, अब शिक्षा, ये भी शिक्षा, हमारी बेसिक चीज है। हाँ, तो जब स्टूडेंट ऐसी डिमांड करने लगे थे तब एनएसयूआई जैसा संगठन निकला जो इन स्टूडेंट्स की डिमांड को सप्रेस कर सके, एक सरकारी तंत्र के रूप में काम कर सके, तो सरकार की दलाली कर सके। ऐसी एबीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, उसका क्या काम रहता है, वो चाहे तो कौन सी डिमांड नहीं मनवा सकता उसका। आज का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वही है क्या धर्मेंद्र प्रधान, आज शिक्षा मंत्री पर रीचेक कर लीजिएगा, लेकिन वो एबीपी का मेंबर रहा है, आरएसएस का मेंबर रहा है, बीजेपी का भी सेंट्रल मिनिस्टर है। वो मान लो कल को, आज मैं अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन से बिलोंग करता हूँ, अगर मेरे संगठन से कोई निकल के आज भी मेरी बेचारी ग्रुप में कल को शिक्षा मंत्री बनता है, तो क्या यूएसए की बात मानने से मना कर देगा आइडियोलॉजिकल बेस पे, या कैसे भी नहीं मना करेगा? तो एबीपी चाहे तो कौन सी हमारी डिमांड पूरी नहीं करवा सकती है, बट नहीं कराती, वो दलाली करती है स्टूडेंट्स के हित की। मान लो बेसिक डिमांड दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से, क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी जमीन का बहुत जमीन है, ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज है, ये पब्लिक यूनिवर्सिटी और पब्लिक यूनिवर्सिटी 100% हॉस्टल होना लाजमी है। जैसे हॉस्टल में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आती है। हाँ, जैसे अब हॉस्टल प्रॉब्लम जब आएंगे, हॉस्टल्स होंगे हमारे पास। हाँ, दिल्ली में तो दिल्ली विश्वविद्यालय में हॉस्टल 1% बच्चों को हॉस्टल मिलते हैं। मतलब ये कितनी विडंबना की बात है। आप जितनी पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाइएगा, हैदराबाद से लेके, इलाहाबाद से लेके, बीएचयू से लेके, जेएनयू तक, जामिया तक, उन सब में हॉस्टल्स है। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं है? क्योंकि अब अगेन देखो, इन यूनिवर्सिटीज में, हैदराबाद यूनिवर्सिटी में अम्बेडकर मूवमेंट 1976 से बहुत मजबूत रहा है। जेएनयू में छात्र आंदोलन बहुत मजबूत रहा है। कन्हैया कुमार बात करेंगे इस पे भी आके, मुझे हंसी आती है। तो ये छात्र आंदोलन बहुत स्ट्रॉन्ग रहे और एक बढ़िया नैरेटिव के साथ आंदोलन, तभी वो स्टूडेंट की डिमांड पूरी कर दी गई। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले 40-50 साल से कौन सा आंदोलन मौजूद रहा? एबीपी, जाट, गुजर। इसीलिए ये यूनिवर्सिटी बर्बाद है, इसीलिए ये लोग एनएसयूआई, एबीपी सरकारी दलाल है, सरकार के हित में काम कर रहे हैं। आम जनता की जो मुद्दे हैं उनके बीच में, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे, मैं एक संगठन हूँ और आप स्टूडेंट है, कॉमन स्टूडेंट, और यहाँ जो कोई सरकारी तंत्र में मीडियोकर हूँ बीच में, मैं आपकी आवाज उठा के उन तक, मेरी जिम्मेदारी है कि आपकी आवाज मैं वहां तक ले जाऊं। लेकिन मैं आपकी आवाज का दिखावा करूंगा, लेकिन उनसे डील कर लूंगा, फोटो खिंचाऊंगा, 4 खत्म बात। पॉलिटिक्स, नॉट इवन पॉलिटिक्स। मैं पॉलिटिक्स की डेफिनेशन भी आज आपकी पॉडकास्ट के माध्यम से बताऊंगा कि एक्चुअल पॉलिटिक्स होती क्या है। अच्छा, ठीक। मैं ये भी बताऊंगा कि आज जब आपको सुन रहे हैं, जो आपके इस चैनल के माध्यम से जानेंगे, मैं चाहता हूँ उस राजनीति का मतलब जैसे मुझे समझ आया, जैसे और तमाम लोगों को समझ आता है। जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग पढ़े कि व्हाट इज पॉलिटिक्स। हाँ, तो आज मैं वाकई में पॉलिटिक्स समझाऊंगा। ठीक है सर। मैं इसीलिए बैठा हूँ कि जो किताबों में लिखी हुई, हमारी सिर्फ क्लास तक हमारे छात्र जीवन शुरू नहीं है, क्लास के बाहर भी हमारा बहुत बड़ा संघर्ष है। उस संघर्ष से हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। क्लास में पास करना मेरे 10 दिन का काम है, लेकिन क्या मैं जिंदगी में एक इंसान बन पा रहा हूँ? क्या मैं इंसान के खिलाफ हो रहे, इंसान के खिलाफ जुल्म हो रहा है, उसको मैं चुपचाप देख के बैठ रहा हूँ? किताबी दुनिया से बाहर भी निकलना। तो मैं कहता हूँ किताबें बहुत जरूरी है, लेकिन किताबों के साथ साथ उन किताबों की समझदारी होना भी बेहद जरूरी है। मैं 4 लाइनें आपको बोल दूं और हो जाए, ऐसा नहीं करता। क्या तो किताबें क्या है? किताबें ये इंसानों का एक्सपीरियंस पे ही किताबें लिखी गई हैं। जो सोसाइटी में समस्या होते हैं वही, मतलब किताबें क्या है, मान लो तुम्हारे पास एडवांस नॉलेज है और मेरे पास, मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कैसे लिखना है, बट तुमने देखा कि हाँ क्या है ये जो कर रहा है, तो तुम मुझे ऑब्जर्व करके तुम उसको लिख के किताब छाप सकते हो। तो किताब यही है, किताब क्या है? एक ऑब्जर्वेशन का एक डॉक्यूमेंट करके, बहुत सारे किताब ऑब्जर्वर का एक डॉक्यूमेंट है बस, ताकि हम आने वाले टाइम पर उनको पढ़ सके, उनको सीख सके, ये किताब है। लेकिन आज के सिलेबस भी देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी इतना इररेलेवेंट हो गया है कि आप उनसे चार चीजें नहीं, आपको किस तरीके से छोटा सा कॉर्पोरेट का मजदूर बनाया जाए, इस तरीके से पब्लिक यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी पढ़ाई हो रही है। ये तुमको
अब एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी देखिए, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको किस तरीके से हम समझे और वाकई में किस तरह से इफेक्ट करने वाला है और इन्होंने किस तरह से रिप्रेजेंट किया। एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, और बिल पास हुआ विदाउट एनी अपोजिशन के, बिल पास कर दिया कोविड में। वही 2013 में बिल लेकर आई थी कांग्रेस, सेम बिल, उसको एबीपी और इन्होंने प्रोटेस्ट करके खत्म करा दिया। अब ये बीजेपी आई उसको और उनको पास कर दिया। ये देखो कैसे दलाली करते हैं। उस वक्त एनएसयू उसके पक्ष में थी, आज एनएसयू उसके विरोध में है। तो ये देखो कि चोर चोर मौसेरे भाई, कि आज मैं पावर में हूं तो आप लोग बांट के खाएंगे, कल तू पावर में तो मेरा ध्यान रखना। तो ये वो लोग हैं, इनकी पॉलिटिक्स ऐसे है। 2013 का आंदोलन उठा के लीजिए, अब 2020 का जो आंदोलन चल रहा है उनको देखिए। नई शिक्षा नीति आई, नई शिक्षा नीति में बोला गया FYUP 4 साल का ग्रेजुएशन हो गया है, और उसमें मल्टीपल एग्जिट एंट्री का सिस्टम रखा गया कि 1 साल तुम कोर्स करो तुमको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल करोगे तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल की डिग्री मिलेगी, 4 साल करोगे तो ऑनर्स डिग्री मिलेगी। अभी बताइए, चाह रहे हैं कि 1 साल करके तुम निकल जाओ। हम मान लो मेरे पास ऑप्शन आ गया कि मैं 1 साल करके निकल जाऊंगा, 1 साल का सर्टिफिकेट वो मिल तो रहा है, फ्रीडम आ गया है, फ्रीडम आ गया, बट ये कैसा फ्रीडम है यार? कौन किसको मजबूरी पे निकलना पड़ेगा? कोई अपनी शिक्षा ऐसी थोड़ी छोड़ता है, किसी को कुछ चीज मजबूर होती है तभी वो शिक्षा छोड़ेगा ना। तो वो कौन लोग होंगे जो शिक्षा छोड़ रहे होंगे? इस देश का बहुजन वर्ग। मान लो अगर मेरा जैसे अभी क्या, अभी मुझे डिग्री पूरी ही करनी है, मैं कैसे भी करे कम खा के थोड़े लाइब्रेरी में साइड पढ़ के मैं डिग्री पूरी करूंगा, लेकिन इस वक्त ऑप्शन दे दिया, एक सर्टिफिकेट ले जाओ, तुम्हारा डिग्री करो, तुम जाओ। तो ड्रॉप आउट रेट इस यूनिवर्सिटीज में किसके बढ़ेंगे? बहुजन छात्रों के। तो अगर ये चाहते हैं कि हम घुमा फिरा के कितना गोल मेल्टन करें कि हम बहुजन छात्र इस कैंपस से बाहर हो जाए, फिर पढ़ेगा कौन? वही लोग जो सदियों से पढ़ते आए। और 1 साल का सर्टिफिकेट लेकर तुमको कौन सी जॉब मिलने वाली दोस्त? कुछ भी नहीं, ऑनर्स की डिग्री करने के बाद भी कोई नौकरी नहीं मिलती है, नहीं मिलती। ये कैसी विडंबना है आगे फिर से कि हमको ये गुलाम बनाने पे, किस तरीके इनडायरेक्टली मनुस्मृति लागू करने पे ये मजबूर कर रहे हैं। सोचो आप इस चीज पे, इस पे हमने क्योंकि इस चीज पे पढ़ा, और आप FYUP लेके आ रहे हो 4 ईयर, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपका प्रोफेसर नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे मतलब ऐसे कर दिया कि तुम 1 घंटा काम करोगे, तुमको 100 रुपए मिलेंगे, बात खत्म। तो ये एकेडमिक्स का स्तर हो गया है एनईपी के आते ही। और किस बेस पे तुम भर्तियां दे रहे हो? तो ये बहुत सारी इतने सारे लूप होल है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं इस देश का बड़ा तबका, बहुजन तबका, उसको उन संस्थानों से बाहर करने की बड़ी साजिश है। उसके अगेंस्ट में एएसए आज मैदान में है, उसके अगेंस्ट में विद्रोही, जो आज विद्रोह के नाम से पहचाना जाता, उसके खिलाफ हम लोग मैदान में है। इसीलिए जरूरी है विद्रोह होना, इसलिए जरूरी है विद्रोही बनना, इसलिए इंसान का जिंदा होना भी जरूरी है। इसलिए मैं बार बार इसलिए दे रहा हूँ, मैं वो इसलिए दे रहा हूँ, मैं छात्र नेता नहीं हूँ, मैं इस कैंपस में अपनी कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, अपनी कम्युनिटी के लोगों को साथ में लेकर यूनाइट करके हम संघर्ष कर रहे हैं कि हमसे कहीं फिर से ये शिक्षा जो बड़े स्ट्रगल के बाद मिली कहीं छीन ना ली जाए, और लीगल रेप से ना छीन ली जाए। इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा जीवन निकाल दिया अपना कि हम लोगों को यूनिवर्सिटी तक जाने मिले। बुद्ध से पूरा स्ट्रगल शुरू हुआ, अम्बेडकर से लेके फूले तक, सावित्री फूले तक, सब लोगों ने, हमारे पास इतने बड़े आइडियल, सबने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, तब जाकर आज हमको कई हजार साल बाद आज जाके हमको पब्लिक यूनिवर्सिटी पिछले 70 साल से मौका मिल रहा है कि जाके पढ़े। अब उसको भी मात्र 70 साल के बाद ही ये लोग, क्योंकि हम जानने लगे, समझने लगे, हमको कैंपस से बाहर करने का पूरा तरीका ढूंढ लिया इन लोग। तो इसलिए आज इसलिए अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन यहाँ पर है, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रही है। आज के समय में 21वीं सदी के दौर में 2025 ओबीसी SC ST के बच्चे बड़े बड़े टॉप यूनिवर्सिटी जैसे JNU DU नहीं आ पाते हैं, इसका रीजन क्या है? बेसिक मैं बताता हूँ कि मैं पहला छात्र हूँ अपने घर से DU तक ये पब्लिक यूनिवर्सिटी पहुंचने वाला, अपने आसपास के एरिया से भी, मतलब मुरादाबाद इज वेरी नियर टू दिल्ली, आई थिंक 3 किलोमीटर दूर है, बहुत सारी 3 घंटे की दूरी पे है, 150 किलोमीटर दूर है, 160 किलोमीटर दूर है। उसके बावजूद भी मेरे गांव से, मेरे जिले से मैंने देखा कोई दलित छात्र यहाँ पे पढ़ने आया है, मैंने तो आसपास कोई देखा नहीं। संभल जिले से, जिस गांव से मैं पहला इंसान आया हूँ कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाया। कितने, मतलब मैं कितना एक्सेप्शन होऊंगा फिर उन चीजों में। तो इसका रीजन यही है कि हमारे पास एक तो प्रॉपर पता नहीं, तौर तरीके नहीं पता है कि कैसे मेरी पढ़ाई बाई चांस शहर में हुई, तो शहर से मुझे चीजें जानने भी मिली, उसमें मेरे माँ बाप, मेरे भाई लोगों का, मेरी बहन का बहुत बड़ा हाथ है कि मैं यहाँ तक आया भी।
तो ये बड़ी बड़ी वैसी बात है कि क्यों नहीं आ पा रहे, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर शिक्षा नहीं है, बेसिक एजुकेशन नहीं है, जिसका पूरा जिम्मा सरकार का है। सरकारी स्कूल भी तो नहीं चल मैं पाता है। एग्जैक्ट कर रहा हूँ, जिसका पूरा जिम्मा सरकार का। सरकारी स्कूल की स्थिति आप देख रहे हो। हाँ देख, एक सरकारी बिहार स्कूल, में भी जाइए, हम बिहार से खुद आते हम्म, हैं, एकदम सरकारी स्कूल व्यवस्था पूरा एकदम बेकार है। मैं वही तो बोल वहाँ रहा पर हूँ, टीचर कुछ नहीं पढ़ाते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, एक सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल। हम्म, प्राइवेट स्कूल में कम फीस, कम पैसे में एक टीचर पढ़ा रहा है, बहुत बेहतर पढ़ा रहा है। एक सरकारी स्कूल में ज्यादा पैसे में ट्रेन टीचर आ रहा है, फिर वो फेल हो रहा है मॉडल। क्यों? क्योंकि ये जबरदस्ती सरकारी स्कूल को बर्बाद करने की साजिश है। ये ताकि जबरदस्ती, ओबीसी एसटी ताकि एसटी के बच्चे का ना पढ़ पाए। ताकि लोग प्राइवेट स्कूल में जा पाए। और प्राइवेट स्कूल में कौन लोग फीस दे पाएंगे? उन लोगों ने जो लाखों फीस दे पाएंगे दोस्त, वही 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 15% लोग, जिसको साहब ऐसे समझा रहे होते हैं, मैं बताऊंगा आपको, इसको साहब ऐसे समझा रहे होते हैं, मैं अगेन मैं लेना नहीं चाहता उनको करने का, हम्म, कि यही लोग ये समझा रहे होते हैं कि यही लोग उनमें जा ऐसे पाएंगे, और हम लोगों क्या, हम लोगों क्या। तो हमें इसकी तो जरूरत भी नहीं है, काम तो इसका है सारा। तो वही लोग जो पब्लिक, वही अच्छे स्कूल से पढ़ेंगे, अच्छे स्कूल से पढ़ेंगे तो अच्छी नॉलेज मिलेगी, अच्छी चीजें आएंगी, वही दिल्ली यूनिवर्सिटी जेएनयू तक आ पाएंगे। हमारा क्या, अगेन देखो, कई स्कूल सरकारी संस्थानों को बर्बाद करना होता है सीधा हम जैसे दलित बहुजन छात्रों छात्र छात्राओं को उन कैंपस से, एजुकेशन से दूर करना, जिसमें हमारी आजादी का एकमात्र रास्ता है पढ़ाई, ये शिक्षा, ये संस्थान, ये पब्लिक संस्थान। ये हमारे पास नहीं है दोस्त कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें। हम नहीं दे सकते 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख फीस। हमारे पास 5 हजार देने में हमको पता है कैसे जी जान लगती है। और शहर में आके उस शहर में पढ़ने वाले लोग रहना, दिन रोजमर्रा की जिंदगी हम कैसे गुजार रहे होते हैं, हमको हमको मुझसे जो कॉमन स्टूडेंट जो बहुत साथ सुन रहे होंगे, वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि शाम के खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। सोचना पड़ता है कि कल क्या खाऊं। और ये मैं खुद उसी इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आता हूँ। शायद मेरी घर की परिस्थिति थोड़ी ठीक हो, तभी बोल भी पा रहा हूँ, लेकिन और स्टूडेंट्स का क्या, जो नहीं बोल पा रहे, जिनको 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 पता ही नहीं है। इसलिए आज ये से फिर से अगेन बोलूंगा, मैदान में विद्रोही मैदान तो में। विद्रोही भाई, हाँ हाँ, आप ये बताइए, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो प्राथमिक 3 चीज आप क्या करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय मैं के पहले लिए? 3 हेडलाइन बता दूं क्या करेंगे। सबसे पहले हॉस्टल टू ऑल, अच्छा, सबसे प्राइमरी मुद्दा, सबसे ज्यादा जरूरी मुद्दा कि सबके लिए हॉस्टल्स हो। हॉस्टल्स होंगे तो किसी को मेट्रो लेने की जरूरत नहीं होगी दोस्त। हाँ किसी को मेट्रो पास आप के लिए, देखिए बहुत मेट्रो का फी मैं एग्जैक्ट बोल रहा हूँ, किसी को ये मेट्रो पास का जो मुद्दा है ना, लोग हाँ, उठा रहे हैं एबीपी एनएसयू लेफ्ट, जो लोग उठा रहे हैं, ये लोग, ये फर्जी मुद्दा है। कि आप देखिए, अगर मान लो हॉस्टल सबके लिए होंगे तो मेट्रो क्या जरूरत होगी हमें? सही बात। हाँ, मतलब पर्सनल यूज के लिए आप लोग यूज करेंगे, लेकिन पढ़ाई बेसिक शिक्षा के लिए फिर रोज हमको मेट्रो यूज नहीं। तो सबसे प्राइमरी, सबसे ही प्राइमरी मुद्दा, हमको खाने की चिंता नहीं होगी, हमको रहने की चिंता नहीं होगी, हमको ये नहीं होगा कि शाम को क्या खाएंगे, हमको सीधा सीधा फोकस हमारी पढ़ाई पे होगा। तो पढ़ाई करेंगे तो बेहतर एक एकेडमिक्स आएगा, बेहतर लोग निकलेंगे। सबसे पहला इसलिए, आप हॉस्टल व्यवस्था दे दो तो मेट्रो हाँ, हम काहे जाएंगे घूमने के इसलिए लिए। सबसे पहला मुद्दा हॉस्टल। दूसरा, इस कैंपस में जितना डिस्क्रिमिनेशन है, हमारा जो सबसे आज सबसे भी होता है डिस्क्रिमिनेशन। इस मैं बताऊंगा अभी दोस्त, बताता हूँ। हाँ, इस कैंपस में बढ़ती डिस्क्रिमिनेशन आज के टाइम पे बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। पहले टाइम पे तो था, आज के टाइम पे हिडन जो डिस्क्रिमिनेशन है, आपको नहीं पता चलेगा, आपके ग्रुप से कब आपको गायब, कब आपको पीछे नीचे दिखाया जाएगा। मैं उस ग्रुप में रहा हूँ, ऐसे लोगों में रहा हूँ, और मेरे से स्टूडेंट जो उस बैकग्राउंड से आते हैं वो रहते हैं। वो तुमको पता है, तुमको यही बताया तुम जाति से आते हो, तुमको पता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास दोस्त नहीं है इतने पैसे कि तुम उनके साथ कैफे में जा सको, हाँ, तुम उनके साथ पार्टी कर सको। नहीं, तो कौन लोग हैं जो कैफे पार्टी लोग जाते हैं इस कैंपस में? एक एलिट कैंपस है ये, नॉर्थ कैंपस में जिसमें हम बैठे हैं, उसमें बहुत बहुत ऐसे लोग आते हैं कि आधी से संख्या ऐसी है। तो यहाँ से जो है, यहाँ के जो SC ST बहुजन छात्र हैं, वो तो वैसे ही बाहर हो रहे हैं उससे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है सीधा जात से, क्योंकि पैसा किन लोगों पे है? अगेन अगेन मैं बोलूंगा, अगेन पैसा इन्हीं लोगों पे है, रिसोर्सेज इन लोगों के पास है। तो ये पार्टी ये लोग कर सकते हैं। हमारे पास नहीं है पैसा तो हमको तो दूर कर देते हैं ये लोग। हम उनसे रह नहीं पाते कि हम उसमें उनसे बात कैसे करें। ये लोग तो अलग ही सोचते हैं। तो फिर हम पढ़ाई में हमारा जो ऐसा दिमाग, ऐसा सफोकेटिंग माहौल बना देते हैं। तो इसलिए सेकंड मुद्दा सोशल जस्टिस। और दूसरा, तीसरा सबसे प्राइम जेंडर जस्टिस। बहुत जरूरी है, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मैं बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से बढ़ते डूसू के माहौल में महिलाओं के प्रति कितना असजग, कितना इनसेंसिटिव कैंपस हो गया है। मेरी दोस्त BNC में है, और ऐसे अलग अलग हमारे जो साथी लोग हैं, उनको सिर्फ इसलिए उनको डराया जा, मारने की रेप थ्रेट आ रही है क्योंकि उन्होंने एक वीडियो एबीपी गुंडागर्दी की डाल दी है। और जानते हैं भाई, और एक दिन में 24 घंटे का ये डाटा है, 87
रेप होते हैं भारत में। एग्जैक्टली। अब ये देखो भारत में जैसे ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, कौन लोग कर रहे होते हैं, हिस्टोरिकल किन लोगों ने किए रेप्स। मैं तो कहता हूँ कि ये अब डीओ इस पे भी आएंगे, हम इस पे बात करना चाहूंगा क्योंकि हम वही लोग हैं जो इसके खिलाफ सदियों से लड़ते आए, सदियों से हमने इसके अगेंस्ट में संघर्ष किया है। तो अभी देखो मेरी एक और लाइव एग्जांपल, बेस स्टूडेंट्स हैं कुछ मरांडा हाउस के, जिनकी वीडियो कल तुम देखोगे, आप जाएगा इंस्टाग्राम पर देख चलेगा, दे आर वॉकिंग, बस वो चल रही थी, एक गाड़ी वही पीछे से थार या कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, गाने बज रहे हैं उसमें, उनके पीछे कर रहे हैं, हॉर्न दे रहे हैं उनको बार बार। आप ये मानो आप चल रहे हो अकेले, तो आप तो पता नहीं बीइंग अ वुमेन, एक कोई अकेले चल रही है, उसको ऐसा पीछे से कोई हॉर्न दे बार बार, उसके पास में गाड़ी रोके, कैसा रहेगा। बहुत अजीब। मतलब ये स्थिति आज इस कैंपस की स्थिति बन सकती है जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो महिला सशक्तिकरण कहाँ? यार जो हम डेमोक्रेसी कंट्रीज कहते हैं, यहाँ पर तो फ्रीडम। इंडिया कभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं था और नहीं है, क्योंकि इस देश का समाज, इस देश का समाज जो बहुत ही अनडेमोक्रेटिक है। क्योंकि डेमोक्रेसी क्या होती है दोस्त? सबके लिए बराबरी। हाँ। हर इंसान को इंसान समझा जाए, ये एक्चुअली डेफिनेशन है डेमोक्रेसी। क्या ये क्या तुम्हारे क्लास में फॉलो होता है? जिस क्लास में तुम पढ़ते हो, जिस घर में तुम रहते हो वहाँ फॉलो होता है? जिस दोस्त यारी में बैठते हो वहाँ फॉलो होता है? नहीं होता। सब बराबर नहीं समझाता। जिसका पावर होता है वही। तो इस देश में डेमोक्रेसी किस चीज की यार? जब सोशल डेमोक्रेसी नहीं तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का हलवा करेंगे हम? कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। डेमोक्रेसी का एक हवा है जो फैला रखा है। कैंपस तो इतना ही अनडेमोक्रेटिक है। मैं एक एबीपी में प्रोटेस्ट करता है, उसके लिए कैंपस सब कुछ प्रोवाइड करता है। एक मैं अगर सिंपल पर्ची भी बांटूंगा अपने जाकर, तो बाई चांस 4 पुलिस वालों को, 4 गार्ड को भेजेगा मुझे उठाने के लिए वहां से। ये इतना डेमोक्रेटिक कैंपस है। इसकी कैंपस की डेमोक्रेसी है। दोस्त शायद आपने अभी रिसर्च नहीं की है, मतलब मैं फिर बता दूं, रिसर्च किए हैं थोड़ा, इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं आपसे। इस कैंपस में पिछले 5 साल से हम एक अम्बेडकर स्पेस, एक ऐसा स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ सबको बराबरी है। जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं वो स्पेस, वो जिसके लिए लड़ रहे हैं वो स्पेस हम बना पाए। अगेन ये जो मुद्दे बनवाए, ये सबके लिए सेफ, सबके लिए समान, सबके लिए बराबर ये कैंपस हो। जितना तुम्हारा है उतना मेरा है, जितना किसी मर्द का उतना किसी महिला का, जितना किसी महिला का उतना ही किसी कोई स्टूडेंट का। हर किसी के लिए बराबरी का स्पेस, एक कंफर्टेबल स्पेस, एक सेफ स्पेस इस कैंपस में बनना चाहिए। ये हमारा नैरेटिव, ये हमारा मुद्दा है और इसी के लिए हम लड़ रहे हैं। लेकिन वहीं लड़ते लड़ते देखते हैं मुझ पर तेजाब फेंका जाता है। मेरी बाँ यहाँ से पूरी, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपने अटैक पूछा, कि मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग देख रहे हैं इस चीज को, कि आपको डरना नहीं है। मैं इसलिए मैं बोलता हूँ कि हम, यस वी आर द विक्टिम ऑफ दिस स्टेट, बट हम वॉरियर की तरह लड़ रहे हैं। डर के आगे जीत है। तो चलो डर के आगे जीत, संघर्ष के आगे जरूर जीत है। संघर्ष करके आगे जरूर जीत है। सही बात। मतलब मुझे नहीं पता, ये डरना में लोग आएंगे, तुमको बार बार निराशा होगी, क्योंकि तुमने एक बड़ा विचार, एक चेंज का हथियार तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है। लोग तुमको आएंगे डराने, लोग तुमको मारेंगे, लोग तुमको तुम्हारे घर भेजे जाएंगे, लोग पुलिस को तुम्हारे घर भेजे जाएंगे, तुम्हारा बच्चा ऐसा कर रहा है। तो ये सारी चीजें होंगी तुम्हारे साथ, बट तुम पढ़ते लिखते स्टूडेंट हो, तुम समझ रहे हो चीजों को, वरना तुम्हारी पढ़ाई बेकार है, तुम्हारी स्थिति बेकार है, तुम फिर एक मुर्दा इंसान बने हो, सिर्फ जी रहे हो। तो अटैक्स होंगे तुम्हारे पास, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उन अटैक से डरना नहीं है। ये लोग सिर्फ अटैक, अम्बेडकर पर भी बहुत सारे अटैक हुआ था। अम्बेडकर लाठियां बरसाई, कांशीराम साहब पे लाठियां बरसाई गई। इसको क्या, भगत सिंह को फांसी चला दिया गया। तो किसने ये अटैक्स नहीं झेले? लेकिन ये अटैक्स और डराने के लिए, तुमको डरा दिया गया, मतलब तुम्हारा एक संघर्ष पूरा रुका दिया गया, और तुम जहां डर गए तो उनकी जो वो है, जो महत्वाकांक्षा है, वो सक्सेसफुल हो गए, उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया। तुमको डराना ही उनका स्ट्रक्चर है, तो हमको डरना नहीं है। डर गए तो हम समझे उनके स्ट्रक्चर, हाँ लोग आएंगे डराने। आप मुझे सीने में गोली मार दो, लेकिन मेरे विचार को गोली नहीं मार सकते। कि आप मुझे मार सकते हो लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। ये चे गुवेरा का कोट है, वो भगत सिंह ने भी दोहराया। तो हम ये वाकई में कि आप मेरे विचारों को कभी नहीं मार सकते। जिस पिछले 100 साल इस कैंपस को बने हुए हो गए, इन 100 सालों में कोई भी अम्बेडकरवादी संगठन इस कैंपस में नहीं था, ये बनने नहीं दिया गया, किसी ने कोशिश नहीं की, लेकिन हमने कोशिश। संगठन की स्थापना कब हुआ? दिल्ली विश्वविद्यालय अब से 3-4 साल पहले, 4 साल पहले। 4 साल से पहले कोई यहाँ पर अम्बेडकरवादी संगठन नहीं है, कोई बहुजनों का संगठन ही नहीं है। एबीपी एनएसयूआई लेफ्ट, जो सबके सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सबके सब किसी एक वर्ग की दलाली करते हैं। मैं ये बोलूंगा, एक से एक जुड़े नहीं। जुड़ा तो वो कहीं बैठते होंगे कमरे में, कहीं खाते होंगे मछलियां, मीट खाते होंगे, या फिर मस्त दारू पीते होंगे, ये करते होंगे, लेकिन हाँ किसी एक वर्ग की दलाली जरूर करते हैं।
सवर्णा वर्ग की दलाली जरूर करते हैं लोग, क्योंकि इन तीनों में नेता देखो, नेता कौन सी जात का है, इस बात पे बात करनी पड़ेगी। तीनों में ही नेता कोई ना कोई सवर्णा मिलेगा। मैं नहीं बोल रहा, आप सर्च कर लो, फोन निकालो, सर्च कर लो, सर्च कर लो लेफ्ट का नेता कौन है जो अपने आप को मोस्ट प्रोग्रेसिव बनाते हैं, सर्च कर लो एबीवी का नेता कौन है, संगठन मंत्री कौन है जो सबको ड्राइव, सर्च कर लो एनएसयू का नेता कौन है। मैं नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा, ये उनकी स्थिति बता रही है, फैक्ट है ये तो। ये जो चीजें बस मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये चीजें दोस्त, आप सर आप जा सकते हो, आप वेरीफाई कर सकते हो, मैं नाम लेके बता सकता हूँ, लेकिन मेरा मुझे लगता है कि उनको इतना भाव देना मैं जरूरी नहीं समझता, उनका नाम लेके जो बताऊंगा। इंडिविजुअल मामला। हाँ, मेरी लड़ाई वैचारिक लड़ाई है, किसी से पर्सनल लड़ाई नहीं है, और अभी तक वैचारिक लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे, ये भी पूरी उम्मीद है। तो ये रहा विद्रोही भाई का स्टेटमेंट, जितने भी विचारधारा मतलब अपने भावनाओं को, अपने अनुभवों को व्यक्त कर रहे हैं। तो आप अम्बेडकर को बहुत पहले से आपका बैकग्राउंड ही रहा। हाँ, मतलब मेरे बाई चांस मेरे माँ मम्मा बाप दोनों अम्बेडकराइट हैं, मेरे घर में अम्बेडकरिज्म है, क्योंकि ये नीले झंडे का ही क्योंकि अम्बेडकर ही है एक जिसने हम सबको यहाँ तक पहुंचाया, खासकर बहुजन वर्ग और महिला वर्ग को यहाँ तक हम आ पाए। सावित्रीबाई फुले एक है जैसे पहली बार महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए आवाज उठाई, सबसे स्कूल खोला पढ़ाई का, उससे पहले स्कूल ही नहीं थे यहाँ पे। इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में, इस मनुवादी व्यवस्था में महिलाओं के लिए शिक्षा नहीं थी, शूद्रों के लिए और अनटचेबल्स के लिए तो अलग बात है, उनकी खुद की महिलाओं के लिए भी शिक्षा नहीं थी। मूवी को भी बहुत सारे नहीं चलाया गया था, तो मैं बहुत जगह, ये हमारा नेटिव कहीं चलाएंगे, हम अपनी बात खुद रखेंगे, हमारे लिए कोई बोलने नहीं आएगा दोस्त। तो बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए तो हमारी जरूरत पड़ी, जब हमको लगा इस कैंपस में, पहले 3 साल हो गए पढ़ते पढ़ते जाओ, आपसे 4 साल पहले जब हमने खोला कि कोई हमारी बात सुन ही नहीं रहा है, कोई हमारे नाम पे 4 भाषण देकर तो जा रहा है कि देखो आज वहां सब हुआ, हम उसके अगेंस्ट, लेकिन वो कर क्या रहा है, वो शाम को जाते जाते चाय पे बोल रहा है चूड़े चमार ऐसे, वो बोल रहा है अपने स्पेस में वही गंदगी फैला रहा है। तो हमको लगा कि हमारी अपनी खुद का दल होना जरूरी है इस कैंपस में, ताकि हमारे जैसे लोग जो सोचते समझते हैं, जिनको वही फील हो रहा है, एक घर दे सके, एक इमोशनल चीजें दे सके, पॉलिटिकल चीजें दे सके, कि अगर तुमको पढ़ना है तो हमारे पास है, हम साथ में बैठ के पढ़ते हैं, अगर तुमको लिखना है तो आइए साथ में बैठ के लिखते हैं, अगर तुमको घूमने जाना है तो आइए साथ में चलते हैं दोस्त, कोई दिक्कत नहीं, कोई जरूरी नहीं है इस ढक्कन की कोई जरूरी नहीं है, इस ढक्कन को हटाओ, ये ढक्कन ही लोग, ये तो मैं बाबू बोलता हूँ ढक्कन की जरूरी नहीं है, आइए हम साथ में एक घर बनाते हैं, एक ऐसा घर जिसका सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, जिसका सपना गुरु रविदास ने देखा था, जिसका सपना सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले ने, जिसका सपना माननीय कांशीराम साहब ने देखा था। आइए उस सपने को कम से कम इस छोटे स्पेस में तो हम बना सकते हैं, भले ही हम कम लोग हों, लेकिन आइए यहाँ पर, आइए, आपकी जरूरत है, और आपको भी इस स्पेस की जरूरत है, ताकि तुमको किसी बंद कमरे में रोना ना पड़े, तुमको ऐसा ना लगे कि तुम्हारा कोई नहीं, तुम्हारा इस कैंपस में हम लोग हैं, हम एक साथी के तौर पर, एक दोस्त के तौर पर तुम्हारे साथ हैं, एक भैया के तौर पर नहीं साथ हो, एक दोस्त के, एक साथी के तौर पर, कि तुमको लगे कि हाँ ये चीजें कुछ जो दुनिया को तुम नहीं बता पा रहे वो इस चीज में आके बता पाओ कि हम लोग ऐसा फील कर रहे हैं। तो एक ऐसा स्पेस बना सके, सबको एकदम बराबरी से प्यार मोहब्बत करना सिखाए, सबको ऐसा बनाए कि यार एक इंसान की वैल्यू है, इंसान को इंसान की वैल्यू सिखाए, वो किसी भी जेंडर, किसी भी कास्ट आइडेंटिटी से आता हो, तो इंसान बनना हमारा बेहद जरूरी। तो इस स्पेस में हम लोग इंसान बन रहे हैं, हम भी धीरे धीरे, गलतियां हमारे अंदर भी हैं, गलतियां सभी के अंदर होते हैं, लेकिन प्रोसेस में जाते हैं कि हम गलतियों को दिन प्रतिदिन उस प्रोसेस में कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक बेहतर रिश्ता बनाने की, एक बेहतर स्पेस बनाने की दिन प्रतिदिन कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारा काम है। तो विद्रोही भाई, आप ये बताइए कि आप चुनाव लड़ते हो, इतना बहुत सारे खर्च होता होगा, कैसे मैनेजमेंट करते हैं, पैसे कहाँ से लाते हैं चुनाव लड़ने के लिए? देखो कोई देता है? देखो सही सवाल है तुम्हारा, मैं बताता हूँ। मैंने अभी एक स्पेस की बात की कि ऐसा स्पेस बनाएंगे हम लोग कि जहाँ किसी को कुछ भी दिक्कत ना है, जहाँ एक तरफ एबीपी एनएसयू ये लोग इतने, मतलब आप पूरे देश की ऐसी लग्जरीज गाड़ी है जो दिल्ली में ना दिखती हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक तरफ करोड़ों रुपए खर्च होता है, और एक तरफ हम लोग, आप जैसे लोगों से, जो हमारे साथी आसपास बैठे हैं, उनसे चंदा इकट्ठा करके हम इलेक्शन लड़ते हैं। अच्छा। और इलेक्शन में मानता हूँ पैसे की जरूरत है ही नहीं, ये लोग जबरदस्ती पैसा खर्च कराते हैं, ये लोग अपनी वो फ्यूडल पावर, वो सामंतवादी पावर दिखाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। क्यों, क्या जरूरत है मैं कहता हूँ स्टूडेंट इलेक्शन में क्या जरूरत है पैसे की, बताओ कितनी जरूरत है पैसे की? कुछ नहीं। हाँ, ट्रैवलिंग एक्सपेंस की जरूरत है बस, वो मैं भी समझता हूँ, जो बेसिक आवश्यकता है। हाँ, कि हम जब साथ में जाते हैं तो सब लोग साथ में थोड़ा सा खा लें बैठ के, परिपक्व
कैंपसेस में घूम ले। और हाँ, घूमने के लिए जो पैसा लगता है, क्योंकि दिल्ली में हर जगह कैंपस है, उसके लिए पैसा है, उसके लिए आप गाड़ी बुक कर लो, कैब ले लो, या मेट्रो चले जाओ, ऑटो चले जाओ, या फिर रिक्शा चले जाओ। हाँ हम लोग तो ऑटो रिक्शा जाने वाले लोग हैं, मेट्रो से ट्रैवल करते हैं कैंपेनिंग के वक्त भी। मैं मानता हूँ कि एक भी इतने पैसे की जरूरत नहीं जितना ये दारू बांटते हैं लोग। हम कैसे मैनेज करते हैं? हम दारू नहीं बांटते, हम लोगों को वैचारिक रूप से जोड़ रहे होते हैं। हम बता रहे होते हैं कि दोस्त, बात करके कि तुम्हारे लिए इलेक्शन, ये इनके लिए आएंगे, ये तुमको कुछ दे के जाएंगे। इलेक्शन इस तरीके के इलेक्शन पूरे साल की, तुम्हारे जब अधिकार मर रहे होंगे ना, तो तुम्हारे लिए बात नहीं रखेंगे। हम लोग प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस कि हम लोग तुम्हारे स्ट्रगल में, तुमको अगर कुछ भी हुआ, तुम्हारे जब जब तुम्हारे अधिकारों की बारी आएगी, तो सबसे पहले अगर कोई खड़ा होगा, कोई लाठी खाने वाला होगा, तो वो हम लोग होंगे। तुम्हारे कंधे से कंधा, तुम्हारे बाप बन के नहीं, तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस लड़ाई को हम लड़ेंगे। तुम्हारे भैया बन के नहीं कि अरे भैया ने बोल दे नहीं, कंधे मिला। तुम्हारे साथी की तरह, एक साथी की तरह हम तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस इनजस्टिस के खिलाफ एक जस्टिस की लड़ाई को लेकर चल रहे होंगे। तो ये हमारा मॉडल है कि हमारे लिए पैसे की जरूरत नहीं है। अगर जिसको हमको पसंद करते हैं, जो लोग वाकई में एक अमन प्यार मोहब्बत वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कैंपस सेफ रहे, वो हमको वोट करें। हम नहीं पहुंचाएंगे तुम तक पैसा, हम तुम तक चॉकलेट नहीं पहुंचाएंगे, हम तुमको टिकट नहीं बांटेंगे मूवीज देखने के लिए, मुर्गा दारू नहीं देंगे। हम देंगे तुमको एक बेहतर कल्चर, एक बेहतर स्थान, एक बेहतर कैंपस। वो हम पे छोड़ दो, हम उसको बनाने के लिए भर प्रयास करेंगे। और ये हमारा मॉडल है इलेक्शन लड़ने का। और इसी तरीके से हम, हाँ, बहुत 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 डिफिकल्ट है ये, मतलब ये रास्ता बहुत डिफिकल्ट है कि जब तुमको पैदल चल के हर कॉलेज कैंपेन करते हो, तो तुम्हारे पैर दुखने लगते हैं। हाँ। तुम्हें पूरे दिन से कुछ खाया नहीं, क्योंकि खाने के नाम पर तुम्हारे जेब में 50 रुपए पड़े हैं। सबसे पहले रुपए इकट्ठे करके हम एक कैंटीन से थाली लेके खाते हैं। नारा लगाते हो तो फिर गला भी बैठ जाता हो। मतलब इतना भाषण देने पड़ते हैं, भाषण के अपने लोगों से बात करनी पड़ती है। पूरे दिन कैंपेनिंग करके आऊंगा। अभी तुम्हारे पास बैठा हूँ तो मैं सोया भी बहुत कम हूँ, तुम्हारे पास बैठा हूँ तो पूरे दिन। अभी टाइम देखो 8 बज रहे हैं, 8-9, हाँ 8 बज रहे हैं आई थिंक, शाम के 8 बज रहे हैं। तो सुबह के 10 बजे से हम निकले हुए लोग हैं, सुबह 10 बजे अभी आ रहे हैं। अभी जब से तुम्हारे पास बैठा हूँ कैंपस में, तुम कैंपस में मिले हमसे, तब से लगातार स्टूडेंट से बात कर रहे हैं। तब तक बता रहे हैं कि हमारे पास नहीं है कि हम जाकर एक फोटोग्राफर कर लें, हम लोग हम भी रील प्रमोट करवा दें, या हम हर कॉलेज में जाके अपने नाम के पर्चे छपवा दें। हमारे पास नहीं है इतने पैसे। हम 1 to 1 ही बात करते हैं स्टूडेंट्स के बीच में जाके, उनके मुद्दे सुनते हैं, उनको भाषण नहीं देते, उनके मुद्दे सुनते हैं, उनके मुद्दे पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। ये हमारा मॉडल है पॉलिटिक्स करने का। और इसीलिए हम इस कैंपस में एक बड़े स्ट्रगल के साथ आए। मैं चाहता हूँ इस कैंपस के स्टूडेंट जो आपके माध्यम से सुन रहे हैं, वो इस स्ट्रगल समझें। वो स्टूडेंट्स, क्योंकि एक स्टूडेंट बहुत बड़ी, स्टूडेंट जब विद्यार्थी बोलते हैं हम अपने आप को, तो एक उस प्रोसेस में जो दुनियादारी को समझ रहा होता है, तो अपनी पावर को समझें। उन छात्र छात्रा, उन तमाम आइडेंटिटी से आए हुए स्टूडेंट, खासकर ऑपरेट कम्युनिटी जो इस कैंपस की, वो इस चीजें समझे कि तुम्हारा, जब तुम इस कैंपस में आ गए हो, तो इस कैंपस में तुम तक आने का जो स्ट्रगल है बहुत लंबा है। बहुत लोगों ने जाने दिए तब तक, तुम्हारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने जाने दिए तब तुम यहाँ पर आए हो। तो उस स्ट्रगल को समझो, उस स्ट्रगल को बेकार न जानो। एक बेहतर शिक्षा के लिए, एक बेहतर कैंपस के लिए, एक बेहतर कम्युनिटी के लिए हम ये एक साथ आए, एक साथ जुड़े, और एएसए के साथ जुड़े, और अपने दुनियादारी को समझने के लिए, एक बेहतर इंसान बनने के लिए। ये लड़ाई हमारी अल्टीमेट टू अचीव द ह्यूमनिज्म, इंसानियत को अचीव करने की लड़ाई है। कुछ नहीं है। जितना आप जात पात खत्म कर दोगे, उस दिन हम लोग ये जात के नाम पर राजनीति करना बंद कर देंगे। सीधी बात है कि हम 36 बिरादरी जो तुम्हारा होता है ना, वो बेकार है। 36 बिरादरी में हम लोग तो पीछे कहीं दरिए बैठे होते हैं। 36 बिरादरी के नाम पर तुम तमाम चीजें बटोर रहे होते हो। तो दिस इज द वेक कॉन्सेप्ट, बेकार कॉन्सेप्ट। इसको तो हम नहीं मानते। हमारा अलग मॉडल है और हम अलग मॉडल से राजनीति करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा पॉडकास्ट जो आशुतोष सिंह बौद्ध विद्रोही भाई पूरे अपने बातों को रखें हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं, और थोड़ा सोचिए, सच में ये रियलिटी है कि दलितों पर जो शूद्र, जैसे कि वर्णा सिस्टम को जब आप देखेंगे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो इन ब्राह्मण और क्षत्रियों को छोड़कर वैश्य और शूद्र को एंशियंट टाइम से ही इस पर शोषण हुआ था, जो कि उसी तबके से अंबेडकर आए। और आज जो पूरे देश इंडिया चल रहा है, ये हमारा संविधान से चल रहा है, जो संविधान के पिता भी कहे जाते हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय के आशुतोष सिंह बौद्ध विद्रोही, तो ये इनको थोड़ा सपोर्ट कीजिए, थोड़ा नहीं बहुत सपोर्ट कीजिए,
ठीक है। थैंक यू। और टाइम देने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। तुम ठीक है। अच्छा लगा और बात करके। आने बहुत एकदम आने वाले टाइम में और ज्यादा करेंगे, कुछ और अच्छा सोचेंगे। ऑल द बेस्ट ठीक फॉर योर है। यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू भैया।